गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आपको बाल मनोविज्ञान के इस महत्वपूर्ण क्लास में, प्रैक्टिस सेट में, जिसमें फ्रेंड हम महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल करने वाले हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, सभी लोग जुड़ जाए। जी हाँ, और इस वीडियो लिंक को अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा। जैसे सभी साथी जितने प्रशिक्षु भाई बहन हैं हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को हम सभी लोग साथ मिलकर हल करेंगे। जी हाँ, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप कमेंट करके बताइए सब कुछ ठीक है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वॉइस क्लियर है कि नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए वॉइस क्लियर। जल्दी से बताइए फ्रेंड क्या। चलिए तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड क्लास की, और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जी हाँ, तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा फ्रेंड वह है, निचली कक्षाओं में शिक्षण खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं का मतलब फ्रेंड प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पे आधारित है भाई? चलिए, प्राथमिक कक्षाओं में जो शिक्षण है वह खेल पद्धति मूल रूप से आधारित किस पे? ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। बी कह रहे हैं शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। सी कह रहे हैं विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और डी कह रहे हैं खेल के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो जल्दी से फ्रेंड अपने आंसर कमेंट करें कि निम्न निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति है मूल रूप से किस पे आधारित है? शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट करेगा फ्रेंड। यह जो प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए फ्रेंड, ये प्रीवियस ईयर के आपके प्रश्न है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करने से हमें आगे आगामी जो हमारी परीक्षा होती है, आगामी जो हमें पेपर होगा, उससे काफी सहायता मिलती है। इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम करके उसमें से विश्लेषण करके प्रश्न निकालेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस यही है और हमको पढ़ना यही से, तो प्रतिवर्ष प्रश्न यही से आते हैं, केवल उनका विश्लेषण करना जरूरी होता है। तो जो प्रश्न हमने आपको तैयार किया फ्रेंड, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों, जो प्रीवियस ईयर हमारे पेपर हुए हैं, साल पेपर हुए हैं, उनका विश्लेषण है ये। जी हाँ, तो बताइए फ्रेंड। जी हाँ, चलिए नीतू मौर्य जी के कमेंट आ गए हैं। चलिए भाई, पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड। जी हाँ, सभी तक वीडियो पहुंचाइए, जितने भी साथी हमारे भाई बहन हैं सभी तक वीडियो पहुंचाइए भाई। चलिए, दीक्षा प्रजापति, आलिया अंसार जी, नीतू मौर्य जी के फ्रेंड्स आंसर आ रहे हैं, और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। चलिए भाई, ब्रजेश यादव जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका ब्रजेश यादव जी। चलिए, और भी सभी साथी जुड़िए जल्दी जल्दी। टाइम है 6:30, प्रतिदिन 6:30 पर हम आपके साथ होंगे। 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। जी हाँ, प्रतिदिन 6:30 बजे इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, तनुजा निकलेश जी गुड इवनिंग सर जी, आपको भी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। चलिए भाई, आते हैं पास फ्रेंड। जी हाँ, अनीता वर्मा जी जय हिंद। जय हिंद भाई, स्वागत है सभी का इस मंच पर। तो बताइए फ्रेंड क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, आते प्रश्न पर कह रहा है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो फ्रेंड ध्यान से आप देखिएगा कि जो प्राथमिक स्तर की हम बात करते हैं, खेल पद्धति को लाते हैं, वह मूल रूप से आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब होगा। और जितने भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर 3 कमेंट कर रहे हैं लोग बिल्कुल सही हैं। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करता है खेल पद्धति। आपको पता होगा फ्रावेल महोदय, फ्रावेल और जॉन डेवी, ये सब जो मनोवैज्ञानिक है, ये तमाम लोग क्या करते हैं अपने शिक्षण में जो है खेल पद्धति पर बल देते थे। तो विकास और वृद्धि का जो क्रम था फ्रेंड, उसमें खेल विधि के द्वारा भी विकास संभव। आप सभी लोग जब हम पीछे प्रश्न सॉल्व करा रहे थे प्रैक्टिस से, तो उसमें आपने देखा था कि बच्चों का सामाजिक विकास और शारीरिक विकास किसके द्वारा होता है? खेल के द्वारा। ठीक, सामाजिक और शारीरिक विकास खेल के द्वारा। तो इससे क्या होता है? विकास भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे आगे फ्रेंड। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कह रहा फ्रेंड, एक बच्चा अतीत की समस्त, ठीक, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है भाई? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए फ्रेंड। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ए, सीखने के सादृश्यता के नियम से, बी, सीखने के प्रभाव से नियम से, सी, सीखने की प्रक्रिया की आवृत्ति के नियम से, और डी, सीखने की
तत्परता के नियम से। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ये कोई बच्चा है जो क्या है, अतीत में कोई प्रक्रिया कर देता है और उससे जो सीखता है उसका प्रयोग करता है वह नई परिस्थिति को सीखने के लिए। तो यह कौन सा नियम है, यह कौन से नियम से संबंधित है? सादृश्यता के नियम के, प्रभाव के नियम से, या प्रक्रिया के नियम से, और या आपके तत्परता के नियम से? चलिए, आनंद कुमार जी, नेहा पंत जी ऑप्शन नंबर 4 कमेंट करें। चलिए, सोनू कुशवाहा, नीतू जी, प्रीति कुमारी, प्रीति जी, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। जी हाँ, उसके बाद अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। चलिए, तो अभी तक किसी के सही आंसर हमें नहीं दिखाई दे रहे स्क्रीन पर, तो ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को फ्रेंड। यह जो हमारा नियम है वह सीखने के सादृश्यता के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। सुनिए ध्यान से, जब एक बच्चा समान मतलब एक समस्या के लिए जो परिस्थिति जो अनुक्रिया करता है, किसी पूर्व समस्या के लिए जो अनुक्रिया करता है, उसकी सहायता से नई परिस्थिति, नई समस्या के प्रति जब वो अनुक्रिया करता है उसकी सहायता से, तो आपका ये सीखने का सादृश्यता का नियम होता है फ्रेंड। ये जो सीखने का सादृश्यता का नियम है, यह थानराइट महोदय ने दिया था। उनके सीखने के गौड़ नियम का यह एक मुख्य नियम है। जी हाँ, सीखने के गौड़ नियम का यह मुख्य नियम है। और फ्रेंड, जो साथी हमारे तत्परता, सीखने के तत्परता का नियम कमेंट कर रहे हैं, तो वो लोग जरा ध्यान से सुन ले कि जब व्यक्ति मतलब जब जो कार्य बालक के मतलब क्या कहते हैं उसके रुचि के अनुसार होगा, जब बालक को कोई भी कार्य करने में आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई कार्य बालक करता है जिसे करने से आनंद मिलता है, तब बालक उस कार्य को करने के लिए तत्पर होगा। जी हाँ, ऐसा कार्य करने जिससे बालक को आनंद की अनुभूति होती है, उस कार्य को करने के लिए बालक क्या होता है, तत्पर होता है। यह तत्परता का नियम होता है फ्रेंड। जी हाँ, कंफ्यूजन अपने दूर कर लीजिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे आगे फ्रेंड। चलिए भाई, बिल्कुल सिंपल प्रश्न, बिल्कुल सरल प्रश्न। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। डिसलेक्सिया जब सीखने की तत्परता, चलिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ए मानसिक विकार से, बी गणितीय विकार से, सी पठन विकार से, डी व्यवहार संबंधी विकार से। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल। जी हाँ, गौड़ नियम में सादृश्यता नहीं है सर जी। सैफ अहमद जी, अरे भाई पुनः देखिए, सादृश्यता है भाई। सैफ अहमद जी पुनः पढ़िए थानराय की थियरी, 3 मुख्य और 5 गौड़ नियम, सादृश्यता का नियम है उसमें भाई। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? चलिए आ जाइए भाई प्रश्न पर। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। जी हाँ, आंसर भी आने शुरू हो गए। एकता माथुर जी, मनीष मिश्रा जी, अलियान सार, मनोज कुमार जी, बहुत बढ़िया। एक आनंद कुमार जी, और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसके लिए अपने आंसर कमेंट करें। क्या होगा? प्रीति कुमारी जी, प्रांजल सोनी, बहुत बढ़िया फ्रेंड, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर 30 द राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है, और लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा। देखिए फ्रेंड, डिसलेक्सिया क्या होता है? यह पठन संबंधी विकार है, और इससे जो ग्रसित जो बालक होता है फ्रेंड, वह शब्दों और अक्षरों में पहचान नहीं कर पाता है। शब्दों और अक्षरों में वह पहचान नहीं कर पाता है। जैसे क्या करता है फ्रेंड, एग्जाम्पल के लिए, वह सा को वाच पढ़ता है, सा को वाच पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। ठीक है, सा को वाच पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। तो ऐसी गलती वो करता है फ्रेंड, शब्दों और, जी हाँ। अरे भाई, डिस्ग्राफिया पूछ रहे हैं आनंद कुमार जी। डिस्ग्राफिया आपका लेखन संबंधी विकार है, जबकि डिस्कैलकुलिया गणितीय संबंधी विकार है। डिस्कैलकुलिया गणितीय संबंधी विकार है। ये 3 आप याद रखिएगा, ये 3 आप याद रखिएगा। जी हाँ, चलिए बढ़ेंगे आगे फ्रेंड्स। चलिए भाई, अगला प्रश्न कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए किसके द्वारा? ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, सी कह रहे हैं भाई विशेष विद्यालयों में, डी कह रहे हैं विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। बताइए फ्रेंड, विशेष आवश्यकता माने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा किस प्रकार उपलब्ध कराई जानी चाहिए? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। जी हाँ, यहाँ से प्रतिवर्ष प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए, आनंद कुमार जी ऑप्शन नंबर 1 कमेंट कर रहे हैं, प्रीति जी ए, और भी सभी साथी जितने भी लोग जुड़े अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। दीक्षा प्रजापति ऑप्शन नंबर ए, प्रांजल सोनी, शैफ अहमद, रूपा विश्वकर्मा,
बहुत अच्छा, ये कमेंट कर रही हैं। और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें, जल्दी से लिखें। जी हाँ, समावेशी शिक्षा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आलिया अंसार जी, मनीष मिश्रा जी, सैफ अहमद जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी हमारे कमेंट कर रहे हैं सब बिल्कुल वेरी एकदम बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही जवाब है, ये वाले एकदम राइट हैं। समावेशी शिक्षा इस बात की स्पष्ट व्याख्या करता है फ्रेंड। क्या कहता है समावेशी शिक्षा, जानेंगे हम। समावेशी शिक्षा कहता है फ्रेंड कि इसका तात्पर्य होता है कि सामान्य बच्चे तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना किसी डर के, बिना किसी भय के बाधा रहित शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का आधार है। यही कहा फ्रेंड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है और लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। तो बहुत बहुत बधाई और सभी लोगों को इसी तरीके से अपने आंसर कमेंट करते रहिएगा। सभी को एक साथ शिक्षा देना, बहुत बढ़िया। रूपा विश्वकर्मा जी, बिल्कुल यही कहता है समावेशी शिक्षा। बढ़ेंगे आगे भाई, चलिए भाई, अगला प्रश्न कह रहा है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए भाई। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सक्रिय होना चाहिए भाई। खाली स्थान भरना है, क्या भरा जाएगा? ए, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। बी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी को उपाधि देना। सी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और डी कह रहा है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो बताइए फ्रेंड, क्या होगा इसका सही जवाब? आकलन उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। आपके ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, विनीत, आलिया अंसार जी, मोहम्मद फरहान जी और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका सही जवाब? विनीत गुप्ता जी, सोनी कस्मा जी और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। दीक्षा प्रजापति जी, ऑप्शन नंबर सी, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। जी हाँ, प्रश्नों के आंसर आप सभी लोग जरूर कमेंट किया करिए। जितने भी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आते हैं सबके लिए अपने ऑप्शन जरूर कमेंट करें फ्रेंड, क्योंकि अपने ऑप्शन कमेंट करके आप यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। क्योंकि यदि आपके ऑप्शन सही होते हैं तो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में, यदि गलत होते हैं तो कुछ सीखना बाकी है, कुछ कमियां हैं। चलिए, सोनी क्षमा है नाम उनका, श्लोक अवस्थी जी। चलिए भाई, नाम काफी ऊपर नीचे हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है भाई। श्लोक अवस्थी जी। चलिए, अनीता वर्मा जी, बिल्कुल नाम लेंगे, सभी का नाम लेंगे भाई। चलिए आते हैं प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना ही आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए सचेत करता है, सहयोग करता है। देखिए क्या होता है फ्रेंड, यदि क्या करते हैं आप विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी उपाधि देते हैं, जी हाँ, औसत विद्यार्थी को उपाधि देते हैं, तो होता क्या है, यदि क्या करेंगे आप उनको श्रेणी में विभाजित कर देंगे। यदि आप उनको श्रेणी में विभाजित कर देते हैं, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देते हैं, तो क्या होता है उनके अंदर हीन भावना हो जाती है। तो इससे जो आपका आकलन की प्रक्रिया है वह रुचिपूर्ण नहीं होगी, वह रोचक नहीं होगी, उपयोगी नहीं होगी। इसके लिए आप क्या करिए, उनको बुद्धिमान औसत शिक्षार्थी उपाधि दी। मतलब आप कहिए केवल आप बुद्धिमान है, आप औसत है, इस प्रकार से कहिए। जी हाँ, उनको आप ग्रेडिंग मत करिए, उनको आप अंक मत दीजिए, आप पहला है आप दूसरा, इस प्रकार मत करिए। केवल आप बुद्धिमान है, औसत विद्यार्थी, इस तरीके की उपाधि आप देकर उनको जो है उनका आकलन कर सकेंगे। यदि आप उनको हीन भावना दिखाए, अगर श्रेणी में बांट देंगे तो हीन भावना विकसित हो जाएगी। तो रोचक प्रक्रिया है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे फ्रेंड, चलिए चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, प्रतिभाशाली रूपा विश्वकर्मा सर जी कैसे होगा, एक्सप्लेन कर दीजिए।
चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई, वही हमने बताया कैसे होगा। चलिए देखिए फ्रेंड, इस प्रश्न के लिए अपना आंसर कमेंट करिएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, कौन सा गुण यहाँ पर प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? ए सृजनात्मक विचार, बी दूसरों के साथ झगड़ना, सी अभिव्यक्ति में नवीनता, डी जिज्ञासा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आइए सभी साथी हमारे बिल्कुल सही आंसर कमेंट करेंगे। जी हाँ, पृथ्वी कुमारी जी बहुत बढ़िया, आनंद कुमार, विनीत गुप्ता, मोहम्मद फरहान, चलिए मोहम्मद फरहान जी और भी सभी साथी, शैफ अहमद, अनीता, मोहम्मद फरहान जी, मनीष मित्रा और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करेंगे भाई। हीना कुमारी जी, रूपा विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया फ्रेंड, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें। क्या होगा? जीतू यादव, सतीश कुमार जी, दीक्षा प्रजापति और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें। आलियान शाह, चले फ्रेंड फटाफट अपने आंसर कमेंट करें। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। जी हाँ, जल्दी से बताइए। देखिए फ्रेंड, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहली विशेषता क्या है? सृजनात्मक विचार है, यह भी है। अभिव्यक्ति में नवीनता, यह भी है। जिज्ञासा, यह भी है। तो जो नहीं है आप समझते हैं, बिल्कुल सिंपल है। दूसरों के साथ झगड़ना या प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं है, या बालकों के प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है फ्रेंड। अब यह जानते रहिएगा फ्रेंड, प्रतिभाशाली बालकों को जो बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक होती है। 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि। इस बात को भी आप याद रखिएगा, 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है भाई। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है? ए पियाजे, बी पावलोव, सी कोहलबर्ग, डी स्किनर। बताइए फ्रेंड, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने दिया है? पियाजे ने, पावलोव ने, कोहलबर्ग ने, स्किनर ने। जल्दी बताइए। बार बार मैं काफी बार इस प्रश्न को बता चुका हूं, इसलिए आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए। जो लोग हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनसे मैं इस प्रश्न की सही उत्तर की अपेक्षा करता हूं। जी हाँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सही उत्तर भी आने प्रारंभ हो गए। बहुत अच्छा, बस इसी तरीके से जुड़कर लाभ उठाइए फ्रेंड। बस इसी तरह तैयारी को कंटिन्यू करिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। आपका जो टारगेट है फ्रेंड 30 आउट ऑफ 30 का, वह निश्चित ही सफल होगा यदि आप रेगुलरिटी और टाइमिंग से लगे रहेंगे, निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे और पूरा समय अपना फोकस करेंगे, तो आप निश्चित जो लक्ष्य बनाए हैं सीडीपी में 30 में 30 का, वह निश्चित ही प्राप्त करेंगे। अब मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है, अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी लोग सीडीपी सेक्शन में 30 में 30 अटेंड करें। जी हाँ, यदि 30 में 30 नहीं तो 28, 29, 27, 25 प्लस हमारे सभी फ्रेंड, ऐसा मैं आशा करता हूं सभी लोगों से। बहुत बढ़िया, आनंद कुमार जी आपको भी अग्रिम बधाई है, आप आज जुड़े हैं, बस निरंतर जुड़े रहिएगा। यह सीरीज हमारी सीटेट तक चलेगी। जी हाँ, सीटेट तक चलेगी भाई ये सीरीज हमारी। चलिए, तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ेंगे आगे फ्रेंड। चलिए भाई, अगला प्रश्न कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य भाई? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है? डेफिनेशन में दिक्कत हो रही सर, उसको कैसे दूर करें भाई? डेफिनेशन के लिए श्लोक जी आप उसको क्या करिए, रिमाइंडर में रखिए। उसको क्या है, जैसे ही लगे आप डेफिनेशन को बोल रहे हैं उसको रिवाइज करिए, क्योंकि डेफिनेशन का कोई भी ट्रिक नहीं है कि जैसे आप डेफिनेशन याद करते हैं। डेफिनेशन के लिए क्या है, आप उसको 2 से 3 बार 4 बार पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़िए, उसको ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान के साथ उसमें उसका मतलब समझिए कि किसने क्या समझाया है परिभाषा के माध्यम से। मनोवैज्ञानिक विचारधारा को समझने का प्रयास करिए, अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई, आते हैं इस प्रश्न पर। सीखने प्रक्रिया में प्रेरणा है शिक्षार्थियों के स्मरण शक्ति के ऊपर पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम को अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के लिए योग्य बनाती है, और डी कह रहे हैं शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो बताइए फ्रेंड, प्रेरणा क्या करती है? इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करें, जल्दी से जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, आलिया जी, ब्रजेश कुमार जी के आंसर आ गए, हीना कुमारी और भी सभी फ्रेंड्स अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चलिए, बहुत बढ़िया, और भी साथी अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड।
अनीता वर्मा जी, सैफ अहमद जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जितने भी लोग अभी ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर सब बिल्कुल सही। अब प्रेरणा का एकमात्र तात्पर्य होता है, मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन इंटरेस्ट पैदा करता है, रुचि पैदा करता है। जी हाँ, इंटरेस्ट जो आपके जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें मोटिवेशन का एकमात्र उद्देश्य यही होता है, केवल क्या होता है? इंटरेस्ट पैदा करना, बच्चों का, शिक्षार्थियों का सीखने के प्रति रुचि का विकास करना ही प्रेरणा का उद्देश्य होता है। क्योंकि प्रेरणा के द्वारा हम बच्चों में रुचि का विकास करते हैं, उनको सीखने का महत्व के बारे में बताते हैं, उनके अंदर उत्सुकता जागृत करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए डी इसका बिल्कुल सही जवाब है और लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन कमेंट कर रहे थे। बस बहुत तरह। चलिए फ्रेंड बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया आपके आंसर आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा फ्रेंड, सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना समृद्ध हो सकता है। चलिए, सीखना समृद्ध हो सकता है किसके द्वारा? ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। ये बी कह रहे हैं, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी, शिक्षक विभिन्न व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। डी कह रहे हैं, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो बताइए फ्रेंड, सीखने में किस प्रक्रिया द्वारा समृद्धि हो सकती है? बहुत बढ़िया, दीक्षा प्रजापति, नीतू, मोहम्मद फरहान जी, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें फ्रेंड। क्या होगा सही जवाब? हीना कुमारी जी आंसर आ रहा है। और भी सभी फ्रेंड अपने आंसर जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में। अपने आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? जल्दी से बताएं भाई, जितने भी लोग जुड़े हैं जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं भाई। जब आप सीखने में वृद्धि तब हो सकती है जब आप सीखने की प्रक्रिया में जो भी उदाहरण प्रस्तुत करें फ्रेंड, वह बच्चों की वास्तविक दुनिया से, वास्तविक समाज से हो, जिससे वह जुड़े हो, जहां से वो आते हैं। यदि उदाहरण उनके उस स्वरूप का होगा, उनके उस समाज का होगा, तो सीखने में सरलता होगी, समझने में आसानी होगी, चीजों को आसानी से समझ पाएंगे और विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके चीजों को और सरलता से समझ सकेंगे। तो उस प्रक्रिया द्वारा शिक्षण क्या करता है? शिक्षक जो है अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। यह बिल्कुल कॉमन सी बात है, जब आप बच्चों को उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में कोई चीजें समझाएंगे तो आसानी से समझते हैं। यह बिल्कुल लिखित विदित सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसी तरीके से प्रश्न को पढ़ के अपने आंसर कमेंट करें। जी हाँ, चलिए भाई फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता को नहीं माना जाता है? तो कौन सा जो कथन है आपका सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है? ए, शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। बी कह रहा है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सी कह रहा है, सीखना लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया होती है। और डी कह रहे हैं, अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो बताए फ्रेंड कौन सा कथन आपका, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है? कह रहे हैं कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, लर्निंग प्रोसेस का। कौन सा कैरेक्टर आपका लर्निंग प्रोसेस का नहीं है, वही आपको चयन करना है। शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम होता है, यह होगा। कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, यह होगा। कि सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, यह होगा। या अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। जल्दी बताइए फ्रेंड क्या होगा इसका सही जवाब? प्रीति कुमारी जी, प्रीति, शैफ अहमद जी, दीक्षा प्रजापति, फिरतू राम जी, पारुल सक्सेना, सोनी क्षमा जी, प्रेम चंद्र जी, एकता माथुर, रूपा विश्वकर्मा जी, सोनू, और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल अभी तक स्क्रीन पर जितने भी आंसर आ रहे हैं सब बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है फ्रेंड जहां बालक अधिगम प्राप्त करता है, बल्कि बालक क्या है, प्रतिक्षण, प्रत्येक समय क्या होता है, वह अधिगम प्राप्त कर सकता है। अधिगम प्राप्त करने का एकमात्र संस्थान विद्यालय ही नहीं है, विद्यालय के अपितु भी वह अधिगम प्राप्त कर सकता है, समाज से, परिवार से, ठीक, अपने बुजुर्गों से और किसी से भी वह अधिगम प्राप्त कर सकता है। इसलिए विद्यालय एकमात्र संस्थान नहीं जहां वह अधिगम प्राप्त करता है। क्योंकि आप जानते हैं
कि दो प्रकार से बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक माध्यम से बालक क्या कर सकता है, शिक्षा ग्रहण करता है, लर्निंग सीखता है, अधिगम प्राप्त करता है। औपचारिक में हम विद्यालयों को रखते हैं, अनौपचारिक में समाज को रखते हैं। तो इसलिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, प्रत्येक जगह कुछ ना कुछ करके सीखता है। बहुत बढ़िया, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड। अनौपचारिक शिक्षा यही शिक्षा होती है, बालक समाज में कुछ न कुछ प्रत्येक जगह से सीखता है। यही अनौपचारिक शिक्षा व्याख्या करता है। विद्यालय के इधर बालक जो कुछ भी सीखता है वह अनौपचारिक शिक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, प्रश्न कह रहा है पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने के लिए छूट मिलनी चाहिए। बी कह रहे हैं कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य करने में सहायता की जानी चाहिए। सी कह रहे हैं के साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। और डी कह रहे हैं के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। बताइए फ्रेंड, पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित बालक के साथ आप कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। थोड़ी देर पहले अभी हमने समावेशी शिक्षा पे चर्चा की है, तो सेम रिलेटेड प्रश्न फ्रेंड ऐसे ही देखिए प्रश्न आते हैं। समावेशी शिक्षा, देखिए दृष्टिबाधित जो बालक होता है फ्रेंड, यह आपका विशिष्ट बालक होता है। यह हमारे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं भाई। तो आप समझ गए होंगे कि जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की बात जहां पर हो गई, वहां पर आपको देखना क्या है कि बस सामान्य बालकों के साथ उनकी शिक्षा दीक्षा हो, बस उनके लिए स्पेशल जो भी आपकी लर्निंग टीएलएम हो वह उपलब्ध कराई जाए। तो बिल्कुल लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं। मोहम्मद फरहान जी और क्रांति वर्मा जी, मनीष मिश्रा, दीक्षा प्रजापति, प्रेमचंद्र, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है कि के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है। और लगभग सभी साथी हमारे बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा। उत्कर्ष सिंह जी, तीसरा दृश्य सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, आगे चलेंगे। चलिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं के घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, वह कौन सी अवस्था है फ्रेंड? पियाजे की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? इससे वो सुनकर भी सीख लेता है, क्योंकि सीखने से उसको समस्या होती है। जी हाँ, आगे। ए संवेदी प्रेरक, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताए फ्रेंड, पियाजे की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? जी हाँ, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। संवेदी गामक होगा कि औपचारिक होगा कि मूर्त संक्रियात्मक होगा कि अमूर्त? चलिए ऑप्शन नंबर 4 थोड़ा सा चलिए। उत्कर्ष सोनी जी ऑप्शन नंबर डी, रूपा, मोहम्मद फरहान, मनीष, तनुजा, पारुल, सक्सेना जी, जब बालक दृष्टिबाधित हो उसको दृश्य सामग्री की जरूरत नहीं होती है। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी हाँ, जब बालक दृष्टिबाधित होगा भाई तो उसको दृश्य सामग्री की आवश्यकता क्यों होगी? क्योंकि वह देख नहीं सकता। अनीता वर्मा जी ऑप्शन नंबर डी, सोनी शर्मा जी, शिखा पटेल और भी सभी साथी अपने आंसर कमेंट करें। क्या होगा भाई? उत्कर्ष सिंह जी। चलिए भाई सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी फ्रेंड। जी हाँ, आ गए आपके साथ। बताइए, वह अवस्था, बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर। चलिए भाई, सेल फोन डाउन और हो क्या? चलिए भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। इस अवस्था में बालक क्या करता है? वस्तुओं के मतलब वस्तुओं में कम ज्यादा इसका वह चिंतन करना
आज भी मोबाइल गिर गया क्या? जी हाँ थोड़ी सी बहुत। चलिए जी हाँ, मोबाइल ही नीचे गिर गया था, मोबाइल नीचे गिर गया था बहुत। हाँ जी हाँ, यही प्रॉब्लम हो गई थी, मोबाइल नीचे गिर गया था, उसको पुनः लगाना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। औपचारिक कब होगा? जब वह अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है फ्रेंड। प्रेमचंद्र जी, जब बालक अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तब अमूर्त वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में, तब आपकी औपचारिक अवस्था होगी। यहाँ फ्रेंड मूर्त की बात कर रहे हैं, प्रारंभ तक की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड प्रारंभ मूर्त में ही करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? ए गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी, बी पावलोव, सी जीन पियाजे और डी वाइगोत्स्की। तो बताइए फ्रेंड, किसने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। गेस्टाल्टवादियों ने फ्रेंड सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का वह बढ़ावा दिया है। अंतर्दृष्टि, जी हाँ, अंतर्दृष्टि का जो फ्रेंड, चलिए अच्छा, चलिए भाई, तो देखिए अंतर्दृष्टि को जो बढ़ा दिया फ्रेंड वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। अब गेस्टाल्टवादी से कुछ बातें आप सुन लीजिए। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जनक है वर्दीमर, गेस्टाल्ट थियरी के जनक कहे जाते हैं वर्दीमर। प्रयोग करता है आपके कोहलर, अब सहयोगी है इनके कोप्ता। तो यह कुछ विस्तृत जानकारी है गेस्टाल्टवादियों पर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे आगे फ्रेंड। अगला, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए कोहलबर्ग द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा और डी जीन पियाजे द्वारा। तो बताइए फ्रेंड, किसके द्वारा बच्चों के 4 बौद्धिक किसके द्वारा बच्चों के 4 बौद्धिक विशिष्टताओं की प्रचार किया गया? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कल भी ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, इसलिए अपने आंसर कमेंट करें, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया है लगता है। अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्या हो गया इसका सही जवाब? चलिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए आपके कमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो इसका सही जवाब फ्रेंड, बिल्कुल हमने कल पढ़ा था इसको, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पियाजे ने सीखने की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त और अमूर्त, ये 4 अवस्थाओं में बांटे थे फ्रेंड पियाजे ने। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस अवस्था में जब बच्चे अपने समस्त समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था और डी बाल्यावस्था। तो देखिए फ्रेंड, किस अवस्था में बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका जो जवाब होगा फ्रेंड, आपके कमेंट हमें किसी रीजन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसका जो सही जवाब फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर ए। किशोरावस्था में जो बालक होते हैं फ्रेंड, वह अपनी समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, साथ ही साथ उनमें नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। पुनः कल 6:30 पर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।